नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं देहरादून से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नगर निगम पहुंची है विजिलेंस की टीम। नगर निगम की निविदा प्रक्रिया का विजिलेंस टीम जो है वो जांच करेगी। आपको बता दें, हाईकोर्ट ने विजिलेंस जांच करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद से राजधानी दून में 47 वार्डों से कूड़ा उठाने को लेकर यह हंगामा किया गया था। नई कंपनी के चयन के विवाद पर हाईकोर्ट ने निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद हरकत में ये विजिलेंस की टीम जो है वो आई है। तो आपको बता दें, हाईकोर्ट के आदेश के बाद हरकत में विजिलेंस की टीम आई है। जांच करने के लिए देहरादून पहुंची है विजिलेंस की टीम। आपको बता दें, हाईकोर्ट ने विजिलेंस जांच के निर्देश दिए थे, जिसके बाद से विजिलेंस की टीम जो है वो नगर निगम पहुंची और जांच कर रही है। नगर निगम की निविदा प्रक्रिया की विजिलेंस टीम जो है वो जांच करेगी। तो आपको बता दें, हाईकोर्ट ने विजिलेंस जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद से विजिलेंस की टीम जो है नगर निगम पहुंची और प्रक्रिया की जांच कर रही है। आपको बता दें, जांच करने के निर्देश जो है वो हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया था। राजधानी दून में 47 वार्डों से कूड़ा उठाने को लेकर यह हंगामा हुआ था। इसके साथ ही नई कंपनी के चयन को भी लेकर विवाद हुए थे। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ अभय कैंतुरा बने हुए हैं। अभय, विजिलेंस की टीम जो है वो नगर निगम पहुंची है, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, पूरा मामला 2022 से जुड़ा हुआ है। 2022 से अब तक ये कह सकते हैं कि जो कंपनी इस समय कूड़ा उठाने का काम कर रही थी, उन दो कंपनियों के बीच का आपसी विवाद का मामला यहाँ पर है। और उसी को चलते कह सकते हैं कि जो पिछले दिनों लगातार चर्चा सुर्खियों का समय यहाँ बनता रहा है, चर्चाओं का विषय बनता रहा, वो है राजधानी देहरादून के 47 वार्डों में कूड़ा उठाने का मामला। जिस कंपनी को टेंडर प्रक्रिया में यह काम दिया गया था, उस कंपनी का पुरानी कंपनी के साथ कोई विवाद चल रहा था, जिसके चलते उस विवाद के चलते कूड़ा उठाने की प्रक्रिया यहाँ पर सही रूप से नहीं हो पाई थी। लगातार जनता की शिकायतें मिल रही थी और जब यह मामला को हाईकोर्ट में पहुंचा था, तो हाईकोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले की विजिलेंस जाँच के आदेश यहाँ पर दे दिए गए थे। और अब ये कह सकते हैं कि विजिलेंस जाँच के बाद जो विजिलेंस की जो टीम है वो नगर निगम में पहुँच चुकी है। इस पूरे मामले से जुड़े हुए जो दस्तावेज हैं, चाहे वो टेंडर प्रक्रिया से जुड़े हुए दस्तावेज हों या फिर कार्य के भुगतान से जुड़े हुए दस्तावेज हों, उन सभी को लेने का काम इस समय विजिलेंस की टीम से यहाँ पर किया जा रहा है। जो अधिकारी, नगर निगम के जो अधिकारी हैं, उनसे बातचीत करने का काम विजिलेंस की टीम से किया जा रहा है, ताकि इस पूरे मामले की तह तक पहुँचा जा सके और जो विवाद जो खड़ा हुआ उस विवाद को सुलझाया जा सके और जो दोषी जो लोग होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जा सके। क्योंकि इसी विवाद के चलते, अधिकारियों की लापरवाही के चलते, कर्मचारियों की लापरवाही के चलते शहर के 47 वार्डों की जो जनता है वो काफ़ी परेशान इस समय रही है, क्योंकि उनके घरों से कूड़ा उठाने की जो प्रक्रिया थी वो नहीं हो पाई। लगातार कूड़े के चलते कह सकते हैं कि आम जनता यहाँ पर परेशान रहे और यही वजह रही कि अब ये कह सकते हैं कि कोर्ट की तरफ से इस मामले में संज्ञान यहाँ पर लेने का काम किया गया। और अब विजिलेंस जांच के जो आदेश है, उस जांच के आदेश के बाद जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। जी अभय, अगर बात की जाए, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ये सारी चीजें जो है सामने आई, क्या उन अधिकारियों के खिलाफ अभी तक कोई एक्शन जो है वो लिया गया है? देखिए, अभी तक कोई एक्शन ऐसा तो नहीं लिया गया, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि विजिलेंस की टीम जब यहाँ पर पहुंची है तो दस्तावेजों को खंगालने का काम जरूर यहाँ पर कर रही है। दस्तावेजों के साथ साथ अधिकारियों से भी बातचीत करने का काम उनकी तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले को समझा जा सके और जो उसके दस्तावेज हैं उन दस्तावेजों को यहाँ पर लिया जा सके, ताकि जब कार्रवाई की जब बारी आगे आई, जब कार्रवाई करने का समय यहाँ पर आए, तो उन दोषी अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर कार्रवाई की जा सके, जिनके चलते आम जनता परेशान हुई है। जो टेंडर प्रक्रिया के बाद जो नियम थे, उन नियमों का पालन उनकी तरफ से नहीं किया गया था। यही चीजें रही कि अब इन सब चीजों पर जनता को उम्मीद एक जगी है कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जो विजिलेंस जांच के आदेश यहाँ पर हुए, उस जांच से आम जनता की जो समस्या है उनका निदान यहाँ पर हो पाएगा तय समय पर, या कह सकते हैं निगम प्रशासन जो कूड़ा उठाने की जो प्रक्रिया उन सब चीजों को करता हुआ नजर आएगा। जी अभय, अगर बात की जाए, क्योंकि जैसा कि आपने बताया 47 वार्डों से कूड़ा उठाने को लेकर ये हंगामा हुआ था, तो क्या जब तक ये टीम जो है, विजिलेंस की टीम जो है जांच कर रही है, तब तक उन वार्डों की क्या कुछ स्थिति है? क्या अब जो प्रक्रिया है वो सही से किया जा रहा है, या जो भी कूड़ा है जो उठाने का काम किया है वो सही से हो रहा है या नहीं?
देखिए, अभी भी ये कह सकते हैं कि उन 47 वार्डों में जो कूड़ा उठाने की जो प्रक्रिया वो तय समय पर नहीं हो पा रही है। कभी इन प्रक्रियाओं में आज भी कह सकते हैं कि नियमित जो कूड़ा उठाने की जो प्रक्रिया वो तय समय पर नहीं हो पा रही है, बल्कि जो दूसरी कंपनी है, इस समय जो दूसरी कंपनियां यहाँ पर काम कर रही है नगर निगम के, उनके ही अतिरिक्त जो कर्मचारी है, जो गाड़ियां हैं, उन गाड़ियों के माध्यम से उन 47 वार्डों में कूड़ा उठाने की प्रक्रिया को अंजाम कर देने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन जिस कंपनी के नाम पर टेंडर प्रक्रिया हुई थी, जिसका टेंडर यहाँ पर निकला था, जिसको काम देने का काम नगर निगम प्रशासन की तरफ से कर दिया गया था, उसको वो विवाद के चलते इस काम को अंजाम नहीं दे पाई थी। और यही वजह रही कि जनता आखिर परेशान यहाँ पर होती रही और जनता की इसी समस्याओं का निदान करने के लिए हाईकोर्ट को सामने आना पड़ा था, निर्देश यहाँ पर देने पड़े थे। अब तो जांच के बाद ये कहा जा सकता है कि जो सच्चाई होगी वो तो खुल के सामने आ पाएगी, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि फिलहाल जनता की परेशानियों का सूत्र सिर्फ एक हाईकोर्ट के बाद नजर आ रहा है। जैसे ही ये जांच कंप्लीट हो पाएगी तभी उन सब चीजों का खुलासा यहाँ पर हो पाएगा। जी, जिस तरीके से जांच कंप्लीट होगी उसके बाद ही जनता को राहत मिलेगी। अभय, आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो हाईकोर्ट के आदेश के बाद विजिलेंस की टीम जो है वहां पहुंची है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। राजभवन में आज से फूलों का मेला लगा हुआ है। आपको बता दें, राज्यपाल ने वसंत उत्सव 2025 का शुभारंभ कर दिया है। वहीं जन सामान्य के लिए 8 और 9 मार्च को ये पूरा राजभवन जो है वो खुला रहेगा। आपको बता दें, इस बार वसंत उत्सव में 15 मुख्य प्रतियोगिताएं जो है वो की जाएंगी। प्रतियोगिताओं को दिए जाएंगे 165 पुरस्कार। इसके साथ ही राजभवन में कई हाईटेक तैयारियां भी जो है वो की गई हैं। लोगों की गणना के लिए AI एप्लीकेशन भी तैयार किया गया है। तो आपको बता दें, राजभवन में वसंत उत्सव का कार्यक्रम जो है उसका शुभारंभ किया गया है। 2025 का ये शुभारंभ है। राज्यपाल ने फूलों का मेला लगाकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आपको बता दें, जन सामान्य के लिए 8 से और 9 मार्च को ये पूरा राजभवन जो है वो खुला रहेगा। इस बार वसंत उत्सव पर 15 मुख्य प्रतियोगिताएं जो हैं वो की जाएंगी। 165 पुरस्कार जो है वो बांटे जाएंगे। इसके साथ ही हाईटेक तैयारियां जो हैं वो की गई हैं। लोगों की गणना के लिए AI एप्लीकेशन भी तैयार किए गए हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। आपको बता दें, एक दिन के शीतकालीन यात्रा पर उत्तरकाशी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने मुखवा और हर्षिल से उत्तराखंड में शीतकालीन तीर्थ यात्रा और पर्यटन की यात्रा पर जोरदार ब्रांडिंग की है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों से लेकर कॉरपोरेट और फिल्म उद्योग तक को विंटर सीजन में उत्तराखंड आने का निमंत्रण दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड के विंटर टूरिज्म की ब्रांडिंग की और धाम तोपो टूरिज्म के तौर पर इसकी ब्रांडिंग की गई। आपको बता दें, गुरुवार यानी कल हर्षिल में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले बीते दिनों माणा में हुए हिमस्खलन में दिवंगत लोगों के प्रति दुख व्यक्त किया। इसके साथ प्रधानमंत्री ने कहा, उत्तराखंड की यह भूमि आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत है। वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड से अपना आत्मीय लगाव और व्यक्त किया है। लेकिन पीएम की उत्तराखंड विंटर टूरिज्म की जो ब्रांडिंग है उसका क्या असर होने वाला है, ये भी देखने वाली बात होगी। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने ये बयान दिया है कि उत्तराखंड की ये भूमि आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत है। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में अपना आत्मीयता, लगाव और व्यक्त किया है। इसके साथ ही मोदी ने उत्तराखंड विंटर टूरिज्म की ब्रांडिंग की है। वहीं इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ अभय कैंतुरा बने हुए हैं। अभय, कल जब पीएम मोदी वहां पहुंचे तो उन्होंने टूरिज्म की ब्रांडिंग की है, इसका अब क्या कुछ असर होने वाला है? देखिए, आप इस रूप में समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उत्तराखंड के दौरे पर होते हैं तो कुछ ना कुछ सौगात जरूर उत्तराखंड के लिए देते हैं। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये इस 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा, तो उस दिशा में कह सकते हैं कि उत्तराखंड भी आगे बढ़ रहा है। और उस
जो बात प्रधानमंत्री ने कही थी उस बातों को अग्राही करने का काम राज्य सरकार की तरफ से किया जा रहा है। राज्य सरकार लगातार उत्तराखंड के विकास के लिए नित नए काम यहाँ पर कर रही है, नए आयाम स्थापित करने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है और उसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। हर्षिल के मुखवा में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीतें यहाँ पर कही है, जो उत्तराखंड के संदर्भ में उन्होंने बातचीत की है, वो दूरगामी परिणाम उत्तराखंड के लिए होंगे, सकारात्मक परिणाम इसे समझा जा सकता है। उत्तराखंड का जो पर्यटन जो सेक्टर है वो काफ़ी मजबूत यहाँ पर होगा। उत्तराखंड में ये कह सकते हैं कि अभी तक की जो परिस्थितियाँ रही वो बड़ी भिन्न यहाँ परिस्थितियाँ कही जा सकती है, लेकिन जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के कहे हुए शब्द हैं तो राज्य सरकार उन शब्दों को समावेशित करने का काम यहाँ पर कर रही है। ये कह सकते हैं कि जो चारधाम यात्रा 6 महीने के लिए चला करती थी, वो शीतकालीन यात्रा के साथ पूरे 12 महीने यानी पूरे साल के साल यहाँ पर चलने का काम यहाँ पर करेगी। उत्तराखंड में जो श्रद्धालु सैलानी यहाँ पर आएंगे तो वो पर्यटक स्थलों के साथ साथ इन धार्मिक स्थलों पर भी जाने का काम करेंगे, यानी चारधाम यात्रा के दौरान वो प्रमुख चारों धामों में दर्शन करेंगे और शीतकालीन यात्रा के दौरान जो शीतकालीन प्रवास स्थल हैं वहाँ पर इन डोलियों के दर्शन करने का काम उनकी तरफ से किया जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री लगातार उत्तराखंड के लिए बातचीत कर रहे हैं, राज्य सरकार उन सभी बिंदुओं को आत्मसात करने का काम यहाँ पर करिए जिससे उत्तराखंड में पर्यटन सेक्टर मजबूत हो सकता है, उत्तराखंड की जो आर्थिकी है वो मजबूत हो सकती है, जो विकास का जो पहिया वो तेज गति से घूम सकता है। जी अभय, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि टूरिज्म को लेकर पीएम मोदी ने क्या बहुत कुछ सौगात दिया, लेकिन एक बात ध्यान देने वाली ये है कि अगर 6 महीने की जगह पूरे साल भर चारधाम यात्रा जो है वो ओपन रहता है, श्रद्धालु जो पहुंचते हैं, तो ऐसे में उत्तराखंड में सुरक्षा व्यवस्था की क्या कुछ स्थिति होगी? क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो उत्तराखंड जो है वो काफ़ी पॉजिटिव नहीं होता है, मौसम जो है वो काफ़ी चेंजेस होते हैं, तो ऐसे में जो श्रद्धालुओं की व्यवस्था है उसको कैसे मैनेज किया जाएगा? देखिए, यही एक सबसे बड़ी चुनौती राज्य सरकार के सामने रहेगी, क्योंकि 6 महीने की चारधाम यात्रा में जिस प्रकार से भीड़ मैनेजमेंट को लेकर सरकार को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, अब वो 12 महीने के लिए होगा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि अगर 12 महीने चारधाम यात्रा चलती है, चाहे वो 6 महीने की चारधाम यात्रा ग्रीष्मकालीन यात्रा 6 महीने की शीतकालीन यात्रा हो, अगर पूरे 12 महीने चलते तो फिर श्रद्धालुओं की भीड़ उस वक्त में यहाँ पर देखने को नहीं मिल पाएगी, जो सिर्फ एक समय अवधि के लिए, निश्चित समय अवधि के लिए यहाँ पर देखने को मिलती थी। अब पूरे 12 महीने अगर चारधाम यात्रा चलेगी तो फिर उसका असर उत्तराखंड की आर्थिकी में पड़ेगा, जो पर्यटन सेक्टर वो मजबूत होगा। भीड़ की चुनौती यानी भीड़ मैनेजमेंट को लेकर ये कह सकते हैं कि लगातार जो उत्तराखंड पुलिस है वो अपना काम करती नजर आ रही है, परिवहन विभाग काम करता नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि धामों की जो कैरिंग कैपेसिटी है उस पर राज्य सरकार काम करती हुई नजर आ रही है, ताकि किसी भी प्रकार से धामों की जो कैरिंग कैपेसिटी उसको बढ़ाई जा सके, जो भीड़ मैनेजमेंट है उसको नियंत्रित किया जा सके और उसके लिए अधिकारियों के और कर्मचारियों की जो जिम्मेदारी है उसको तय करने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है। तो लगातार कोशिश यही है की जाए, क्योंकि इसके सकारात्मक परिणाम निकट भविष्य में देखने को मिलेंगे। जी अभय, अगर बात की जाए, क्योंकि पीएम मोदी ने बहुत सारे सेक्टर को लेकर उत्तराखंड में निवेश करने की बात की है, तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट सेक्टर है वो कौन सा रहा? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर आप इस रूप में समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने आने से पहले रोपवे की 2 बड़ी सौगातें उत्तराखंड को देने का काम यहाँ पर करा, और उसके बाद जिस तरीके से शीतकालीन प्रवास स्थलों को लेकर प्रधानमंत्री ने एक नए चीज़ों को संज्ञान लेने का काम यहाँ पर करा, उसमें आप ये समझ सकते हैं कि घाम तापो जो पर्यटन की बात जो प्रधानमंत्री ने कही है उसी से इस रूप में समझा जा सकता है कि उत्तराखंड ने जब शीतकाल के दौरान पूरे देश में कोहरे के चलते कह सकते हैं कि विजिबिलिटी कम होती है, बड़े बड़े मेट्रो जो सिटी है वहाँ पर सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो पाते, तो उत्तराखंड में उस दौरान अच्छी खासी धूप देखने को मिलती है। तो लोगों से आग्रह किया है कि वो उत्तराखंड के शीतकालीन यात्रा के दौरान वो उत्तराखंड में आए, यहाँ के जो डेस्टिनेशन है उन डेस्टिनेशनों पर पहुँचे और जो प्रकृति का जो आनंद है, जो प्रकृति की सौंदर्यता का जो आनंद है उसको देने का काम है। जिस तरीके से पीएम मोदी ने हर एक सेक्टर को उत्तराखंड में निवेश करने के लिए बोला है, उत्तराखंड के पर्यटन को बढ़ाने के लिए बोला है, वो काफी सराहनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद अभय इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर सभी विभाग अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, तो वहीं लोक निर्माण विभाग ने भी तैयारियों को लेकर कमर कस ली है। आपको बता दें, लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पांडे के अनुसार चारधाम यात्रा को लेकर जनवरी माह से ही तैयारियां जो है वो जारी कर दी गई हैं। उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग के
अपर सचिव 2 बार सड़क मार्ग से चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जनपदों का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को सभी अधिकारियों की बैठक बुलाई गई है। साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि एक 4 धाम यात्रा से 1 सप्ताह पहले सारे काम पूरे कर लिए जाएं, ताकि किसी भी पर्यटक और तीर्थ यात्री को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। धाम यात्रा हमारे प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है। बहुत सारे लोग इसमें आते हैं, देश विदेश से लोग आते हैं, तो उनके लिए हम लोग काफ़ी तैयारियां करते हैं। पीडब्ल्यूडी की तरफ से हम लोग पहले से जनवरी से हम लोग ने तैयारी शुरू की है। सारे जो विभाग हैं जो इसमें काम करते हैं, भारत सरकार की जो एजेंसीज हैं, उनके साथ भी 2 राउंड की बैठक हम लोग कर चुके हैं। हमारे अपर सचिव हैं, अभी पिछले हफ्ते ही चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी का दौरा करके आए हैं। जो 4 धाम की रोड हैं उनको देख के आए हैं। उन्होंने जो कमेंट दिए हैं वो हम लोगों ने उनके साथ शेयर किए हैं। और नेक्स्ट वीक मेरे स्तर पे भी, नेक्स्ट वीक नहीं बल्कि 7 तारीख को मेरे स्तर पे भी एक बैठक की जा रही है। उसमें BRO, NHIDCL, NHPWD, तो सारे लोगों के साथ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उनका प्लान ले रहे हैं बेसिकली कि वो यात्रा शुरू होने के 1 हफ्ते पहले तक सारा काम कंप्लीट करेंगे। कैसे करेंगे, क्या शेड्यूल रहेगा, उस पर डिस्कशन करेंगे और यात्रियों को कोई असुविधा नहीं हो, इसके लिए पूरा हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। अप्रैल महीने से शुरू हो रही 4 धाम यात्रा में इस बार यात्रियों को डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरना होगा। आपको बता दें, फॉर्म में यात्रियों को रहने और खाने की व्यवस्था का विवरण देना होगा। ये नियम यातायात निदेशालय ने तैयार किया है। इस नियम से 4 धाम यात्रा संचालित करने वाले परिवहन व्यवसायी भी काफी नाराज चल रहे हैं। आपको बता दें, परिवहन व्यवसायियों ने इस नियम को लागू नहीं करने की मांग की है। बावजूद जबरदस्ती इस नियम को लागू किया जाता है तो परिवहन व्यवसायियों ने आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। बता दें, उत्तराखंड परिवहन महासंघ के अध्यक्ष सुधीर राय ने बताया कि इस नियम के लागू होने से 4 धाम यात्रा पूरे तरीके से चौपट हो जाएगी। सुधीर राय ने आरोप लगाया कि कोरोना काल के बाद से सरकार लगातार 4 धाम यात्रा को चौपट करने में लगी हुई है। पहले रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता को जरूरी किया, फिर उसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन का अनुपात भी फिक्स कर दिया गया है, जिससे 4 धाम यात्रा पर जाने वाली बसों के व्यापारी जो है बुरी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। यात्रा में जाने वाली बसें हैं, यात्री हैं, उनका रजिस्ट्रेशन तभी होगा जब वो लोग वहाँ पे होटल की बुकिंग्स वगैरह दिखाएंगे या धर्मशालाओं की बुकिंग्स दिखाएंगे। और उसके अलावा अगर वो बिना उसके जाते हुए पाए गए तो उनके चेक पोस्ट से वो गाड़ियाँ उनकी वापस आ जाएंगी और उनको चेक पोस्टों से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। तो उसके लेकर हमने एक विरोध दर्ज किया और निश्चित तौर से अगर ये जल्दी ही इस निर्णय को वापस नहीं लेते हैं सरकार, तो हम इसमें बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। क्योंकि मैं लगातार आपने देखा होगा, गत वर्ष की यात्रा रही बिल्कुल चौपट रही, क्योंकि सरकार द्वारा एक अलग से नियम लागू कर दिया गया कि जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन के बिना यात्रियों को नहीं जाने दिया जाएगा। तमाम तरह से लोग वहाँ से वापस आए। पूरे 4 धाम यात्रा में पूरे जो है हिंदुस्तान से यात्री आता है और यहाँ आने के बाद अगर उसको यात्रा पर नहीं भेजा जाता है तो हफ्ते 10। अब रुक करते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड पुलिस लगातार आरोपियों पर सख्त होती नजर आ रही है। आपको बता दें, उत्तराखंड पुलिस का लंगड़ा अभियान लगातार रंग लाता हुआ नजर आ रहा है। जहां हरिद्वार में हाल ही में 2 बदमाशों के पैर में गोली मार दी गई थी, वहीं अब उधम सिंह नगर पुलिस ने भी 2 बदमाशों को मुठभेड़ के बीच गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, उधम सिंह नगर पुलिस और गौ तस्करों के बीच ये मुठभेड़ हुई। अचानक ही मुठभेड़ में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 2 बदमाशों के पैर में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया। हालांकि 2 तस्कर अभी भी फरार बताए जा रहे हैं, जिनके लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। वहीं घायल शातिर गौ तस्कर जो इब्राहिम है, उसे ठाकुर द्वारा के रहने वाला बताया जा रहा है। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड महोदय के गौवंश की रक्षा और गौ तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लक्ष्य को पूरा करने में उधम सिंह नगर पुलिस तत्पर है। इसी क्रम में कल देर रात एसओजी और काशीपुर पुलिस के द्वारा गौ तस्करों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, जिसमें गौ तस्करों के द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। जवाबी फायर में 2 गौ तस्कर घायल हुए, जिनके पैर में गोली लगी और प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।
ये 2 गौ तस्कर आरिफ और इब्राहिम ठाकुर द्वारा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और 2 गौ तस्कर फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में होली का उल्लास देखने को मिल रहा है। ऐतिहासिक नंदा देवी मंदिर परिसर में महिला होल्यारों ने होली के गीतों और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की थाप पर शानदार आयोजन किया। ढोल मंजीरे की मधुर धुन के बीच महिला होल्यारों ने ब्रज, वृंदावनी और कुमाऊनी खड़ी होली के साथ झोड़ा और चांचड़ी गाकर माहौल को होलीमय बना दिया। तो वहीं इस रंगारंग कार्यक्रम की शुरुआत के साथ पूरे कुमाऊं मंडल में महिला होली और पुरुष बैठकी होली का आगाज हो चुका है। हमारी मां नंदा मंदिर में इसमें सारी महिलाएं खड़ी होली करती हैं मंदिर के प्रांगण में और खूब हर्षोल्लास से मनाया जाता है ये होली का त्यौहार। किस तरह के क्या इसमें गाते हैं? हम लोग खड़ी होली गाते हैं, जल कैसे भरूं नदियां गहरी, इस तरह के खड़ी होली खूब गाते हैं हम। थोड़ा अपनी संस्कृति को बिखेरते हुए यहाँ जो है पौष माह के प्रथम इतवार से होली शास्त्रीय रागों पर आधारित होलियाँ शुरू हो जाती हैं और बसंत पंचमी से महाशिवरात्रि तक ये होली घरों में गाई जाती है और धीरे धीरे एकादशी तक ये हर इंसान को अपने रंग में रंग लेती है। इसी तरीके से हमारी संस्था के द्वारा भी मां नंदा देवी के ऐतिहासिक प्रांगण में कई विगत वर्षों से जो है खड़ी होली का आयोजन करते हुए आ रहे हैं। वैसे खड़ी होली पुरुषों में ही ज़्यादा होती है, लेकिन हम लोग ने एक प्रयास यहाँ पर नया किया है कि महिलाओं के द्वारा एक खड़ी होली और हर गली मोहल्लों से और यहाँ तक कि आज ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं भी यहाँ पर आकर के अपने गिले शिकवे मिटा करके परस्पर प्रेम और मिलन से एक दूसरे को अबीर का टीका लगाती हैं और होली की शुभकामनाएं देती हैं, हंसी मजाक करती हैं, नृत्य करती हैं, स्वांग करती हैं, परस्पर इस त्योहार को इस तरीके से यहाँ पर मनाती हैं। रुक करते हैं अगली खबर की। खबर चमोली जिले की है, जहां गोपेश्वर मुख्य बाजार और कलेक्ट्रेट में हर्षिल में आयोजित शीतकालीन पर्यटन कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया। आपको बता दें, इसमें जिला स्तरीय अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। इसके साथ ही गोपेश्वर मुख्य बाजार में लोगों ने भी इस प्रसारण को लाइव देखा। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, उत्तराखंड के टिम्बर सेन, महादेव और माणा में टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर के नए सिरे से ये जो है वो विकसित किए जा रहे हैं। देश के नौजवान पीढ़ी से आग्रह करते हुए, सर्दियों में देश के बड़े हिस्से में कोहरा होता है, वहीं सूर्यदेव के दर्शन नहीं होते, तब पहाड़ों पर धूम का आनंद मिलता है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर मसूरी से है, जहां देर रात को एक थार कार ने बाइक सवार को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार खाई में जा गिरा। वहीं वो गंभीर रूप से घायल भी हो गया। स्थानीय लोगों ने बड़ी मुश्किलों से युवक को खाई से निकालकर एम्बुलेंस के जरिए देहरादून मैक्स अस्पताल पहुंचाया। वहां घटना की सूचना मिलने के बाद मसूरी पुलिस जो है वो आने लगी और लोगों में भारी आक्रोश भी देखने को मिला। अब रुक करते हैं अगली खबर की। बागेश्वर पहुंचे यूकेडी प्रदेश अध्यक्ष पूरन सिंह कठेत ने एक पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने पहाड़ियों के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, जिसकी वजह से घोर निंदा उनकी हो रही है। उन्होंने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा, जिनके द्वारा पहाड़ियों को गाली दी जा रही है, उनको विधानसभा में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि यूकेडी 10 मार्च को अपने क्षेत्रीय विधायक के घर जाकर उनसे सवाल करेंगे कि कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल द्वारा पहाड़ियों को गाली दिए जाने पर भी सदन में विधायक चुप क्यों रहे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। हरिद्वार में अनिल कपूर, अनुपम खेर और राजू खेर जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें, हरिद्वार के आश्रम में अनुपम खेर पहुंचे। अनुपम खेर आज 70वां जन्मदिन जो है वो मना रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में वो देहरादून पहुंचे हैं। आपको बता दें, जन्मदिन पर जूना पीठाधीश्वर से आशीर्वाद भी लेंगे। आचार्य अवधेशानंद गिरी का भी वो आशीर्वाद उन्होंने लिया है। आपको बता दें, आशीर्वाद लेने से सपरिवार हरिद्वार जो है वो अनुपम खेर पहुंचे हुए हैं। तो हरिद्वार के हरिहर आश्रम पहुंचे हैं अनुपम खेर। आज उनका 70वां जन्मदिन है। इस अवसर पर उन्होंने आचार्य अवधेशानंद
गिरी का आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेते समय पूरा परिवार जो है उनके साथ मौजूद रहा। तो आपको बता दें, हरिद्वार जो है वो अनुपम खेर पहुंचे हुए हैं, जहां आज उनका जन्मदिन है। उनके साथ अनिल कपूर भी जो है उनके साथ हरिद्वार पहुंचे। आपको बता दें, आचार्य अवधेशानंद गिरी का आशीर्वाद लिया गया। आज अनुपम खेर का 70वां जन्मदिन है। तो फिलहाल देवभूमि समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।